नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 12 अप्रैल 2022 प्रातः 8:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर मेष और तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु और केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक इन्हीं दो राशियों में अर्थात मेष और तुला में जारी रहेगा और इसके पश्चात ये दोनों ग्रह पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन की बृहद चर्चा हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का ये तीसरा दिन है और आज पुनः हम 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के इस गोचर का बृहद विश्लेषण करेंगे। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, शनिवत राहु। गोचर में जब यह ग्रह परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव पूर्णतः जनमानस पर पड़ता है। जब भी कोई ग्रह, विशेष करके शनि, राहु, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका विशेष प्रभाव जनमानस पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी ये परिवर्तन करते हैं किसी भी राशि पर बहुत लंबे अरसे तक ये समय व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अप्रैल माह में 9 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। चर्चा जारी है प्रत्येक ग्रह के लिए। प्रत्येक ग्रह के प्रभाव से मैं आपको अवगत भी करा रहा हूं। आज हम तुला, वृश्चिक और धनु इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के इस गोचर प्रभाव को जानेंगे। मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि गोचर को समझना है तो गोचर अच्छा या बुरा ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में किस ग्रह की दशा चल रही है। कहीं आपको अकारक अथवा मारक दशा तो नहीं चल रही, अथवा जिस ग्रह की चर्चा हम कर रहे हैं ये ग्रह कहीं आपकी कुंडली में बहुत बुरे भावों में बैठकर कोई बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं दे रहा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बेहद अकारक अथवा मारक दशा चल रही है, ये ग्रह भी किसी बहुत अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि इस गोचर में कहीं ना कहीं अच्छा बताने पर सामान्य प्रभाव मिलेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं, और कष्ट बताने पर निसंदेह कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई अच्छी दशा चल रही है, भाग्येश की दशा चल रही है, कोई मारक दशा नहीं चल रही है, राहु केतु भी अच्छी स्थिति में है और मैंने गोचर का प्रभाव खराब बताया तब भी कोई विशेष कष्ट नहीं होगा, परंतु अच्छा बताया तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा। एक और बात, लग्न और राशि दोनों से इस गोचर को समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आप मेष लग्न के हैं और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है, या आपकी जो राशि है वो कर्क है, तो मेष के लिए मैंने कैसा प्रभाव बताया और कर्क के लिए कैसा प्रभाव बताया, इन दोनों प्रभावों को आपको समझ लेना चाहिए। अगर लग्न के लिए अच्छा और राशि के लिए, यानी एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा, तो मध्यम प्रभाव आएगा। एक के लिए अच्छा, दूसरे के लिए भी अच्छा, लग्न के लिए अच्छा, राशि के लिए अच्छा, तो अत्यंत श्रेष्ठ, दोनों के लिए खराब, यानी लग्न और राशि दोनों के लिए खराब, तो फिर यह गोचर कष्टप्रद हो सकता है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा है आज की, तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम और क्रमशः आपकी राशि पर, केतु का संचरण आपकी राशि पर और राहु का संचरण आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम भाव ये क्या है? ये आपका दाम्पत्य है, आपका वैवाहिक जीवन है। एक तरह से देखा जाए तो लग्न जैसे आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बताता है, वैसे ही कहीं ना कहीं सप्तम भाव भी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा करता है। और सप्तम में राहु का गोचर निसंदेह
वैवाहिक जीवन में परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी खटास की प्रबल संभावनाओं को यह दर्शा रहा है। दाम्पत्य जीवन को बचाना आपके लिए इस गोचर काल में बेहद आवश्यक है। क्योंकि केतु आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व पर ही संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा आपको अशांत कर देंगे मानसिक रूप से कि आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके जीवन साथी को क्या चाहिए। आप उनकी भावनाओं को भली भांति समझ ही नहीं पाएंगे। संभव है आप जीवन साथी पर शक करने लगे, संभव है कि आप उन पर विश्वास न करें, आपके काम धाम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा होगा। फलस्वरूप न तो आपका जीवन साथी आपको समझ सकेगा, न आप समझ सकेंगे, तो आप दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाएगा। जब आपके बीच मतभेद शुरू हो जाए तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, और जब घर का माहौल खराब हो जाए तो पारिवारिक जीवन जब सुखद नहीं रहेगा तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल हो, इसमें आश्चर्य कैसा। आप समझ सकते हैं ये एक चेन थी, एक कड़ी थी, एक कड़ी से सब जुड़ा हुआ है। आइए समझिए, केतु का आपके व्यक्तित्व पर गोचर हो करना यह व्यक्तित्व में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। समय दिमाग में तरह तरह की बातें, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। केतु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर पड़ेगी। राहु जो कि दाम्पत्य भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे और आपके पराक्रम को देखेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ये त्रिकोण है और यहां पर जब कोई शुभ ग्रह प्रभाव डालता है तो वह अच्छा प्रभाव देता है। अब राहु को भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये राहु आपके लाभ के रास्ते को रोक देगा, ऐसा नहीं है कि इस राहु के प्रभाव के कारण आपका पुरुषार्थ बंद हो जाएगा। आप पुरुषार्थ भी करेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन मूल समस्या है यहां। अगर दाम्पत्य जीवन में ही परेशानी हो, घर में रोज कलह हो रहा हो, रोज तनाव भरा वातावरण उत्पन्न हो रहा हो, तो सीधी सी बात है कि कहां धन अर्जित होगा, कहां पुरुषार्थ करेंगे आप और कहां सफलता मिलेगी आपको। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर हमने दाम्पत्य जीवन को सुखद कर लिया तो क्या यह गोचर हमारे लिए ठीक हो सकता है? 80%। आप 20% तो आपके हाथ में ही नहीं है, लेकिन 80% तक आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझते हैं, बेवजह घर में कलह का वातावरण नहीं बनाते, समय सबको देते हैं, सबका साथ दे रहे हैं। बहुत हद तक आप इस परेशानी से बच सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिनका दाम्पत्य खराब चल रहा है उनके लिए फिर मुसीबत की घड़ी होगी, दाम्पत्य जीवन टूटने की प्रबल संभावना, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इस समय उहापोह में है। इस गोचर के कारण आपका व्यक्तित्व ही उहापोह की स्थिति में आ जाएगा। आगे सुनिए, चूंकि राहु सप्तम भाव में केवल दाम्पत्य की नुकसान नहीं, व्यापारियों में भी कहीं व्यापार में नुकसान नहीं होगा। व्यापार में स्थिति ठीक रहेगी, व्यापार आपका चलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी आ जाएगी। पार्टनर के साथ मतभेद, पार्टनर या तो आप पर शक करे या आप अपने पार्टनर पर शक करें, बात बात पर किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन उत्पन्न हो और संभावना है कि आप लोग तय करें यह पार्टनरशिप समाप्त की जाएगी। आप दोनों अगर बहुत पुराने पार्टनर हैं तो आपके बच्चे भी कारण हो सकते हैं जिसके चलते पार्टनरशिप समाप्ति की ओर चली जाए। विद्यार्थियों के लिए भी कमोबेश यही स्थिति उत्पन्न होगी। मन का भ्रम, भटकाव, लगेगा ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, सब कर लूंगा, परंतु कोई भी चीज लंबे समय तक कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। एक विषय आपने पढ़ा, थोड़े समय के बाद उससे मन आपका हटने लगेगा, तो ये समस्या होगी। अब पॉइंट है दूसरा। असल में इस तुला लग्न और राशि की बात करूं तो राशि से वर्तमान में शनिदेव भी अभी परिवर्तन के ही मूड में है, वो भी परिवर्तित होने वाले हैं। ये अलग बात है कि संपूर्ण प्रभाव वही जनवरी के बाद है, यही आपका बचाव है। वो भी बदल जाते हैं तो ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, ये सब परेशानियां जो हैं वो अक्षरशः घटित हो जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी शनिदेव बदल के पुनः लौट आएंगे, यही आपके लिए बचाव की स्थिति उत्पन्न हो रही, यहीं से आप बच रहे हैं। नहीं तो दो तरफ से अगर जहां पकड़े गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों को मैं बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। यह गोचर थोड़ी परेशानी लाएगा। हां, आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं होने वाली है, आपका पुरुषार्थ जस का तस चलता रहेगा, लेकिन मान सम्मान में कमी, छवि धूमिल होना, आपके ऊपर आरोप लगना, आपके द्वारा किए कार्यों से
आपकी समाज में बदनामी, आपके परिवार की समाज में बदनामी किरकिरी होगी। बहुत सावधान, बहुत सतर्क और सतर्क होकर के ही चलना होगा। एक और बात, केतु का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना स्वास्थ्य में आपके तो परेशानी लाएगा ही। अगर मान लिया जाए, जैसा आपने एक मैंने पॉइंट उठाया था कि अगर हमने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखा, दाम्पत्य जीवन हमने बचाने का प्रयत्न किया, सब कुछ संभाल करके चले, तो भी क्या परेशानी रहेगी। तो वो जो 80% कहा था उसके बाद भी 20% आता है, उसमें आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। जोड़ों से संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी, कमर से नीचे के अंगों में परेशानी इत्यादि प्रबल संभावना इसकी बनेगी। अर्थराइटिस की परेशानी संभव है, यानी स्वास्थ्य अगर दाम्पत्य को इधर से बचाया तो उधर से मारा जाएगा, पर वो कोई बुराई नहीं है। लड़के दाम्पत्य में परेशानियां हैं, इससे ज्यादा अच्छा है कि जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य में परेशानी आती है तो उपाय करके हम बहुत हद तक बच और बचा सकते हैं। तुला लग्न और राशि के जातक कुछ नया व्यापार करने की, शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु अकेले, स्वतंत्र, पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। और किसी भी तरह के अड़चन, किसी भी तरह की बाधा परेशानी से बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपका ध्यान, आपका मन एकाग्रचित्त हो। सो घर में कलह का वातावरण मत बनने दीजिएगा, जीवन साथी से सामंजस्य बिठा लीजिएगा तो बहुत हद तक आप इस गोचर का लाभ उठाएंगे। उपाय मैं जब मीन लग्न और राशि की चर्चा अर्थात कल करूंगा तो कल आपको उपाय बता दूंगा। चर्चा यदि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की करें तो राहु और केतु का यह परिवर्तन जो कि 12 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, आपके लग्न और राशि से राहु षष्ठ और केतु क्रमशः द्वादश भाव में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो षष्ठ भाव में राहु का होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोई बहुत बुरा नहीं माना गया है। यह बुरा भाव है, तृक भाव, जिससे रोग का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं, दुर्घटना का विचार करते हैं। राहु का इस भाव में गोचर करना आपके लिए अच्छा ही है, शुभ परिणाम देने वाला ही माना जाएगा। हालांकि यहां ध्यान रखिएगा कि राहु का गोचर षष्ठ में दुर्घटना की स्थितियों को जरूर जन्म देता है, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों का ही आगमन है। करियर में सफलता, नौकरी में भी आय में वृद्धि, प्रमोशन इत्यादि की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो वहीं आप विरोधियों पर अपने भाई रहते हैं। यह समय कुल मिलाकर के अनुकूल तो होता ही है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये कंपटीशन का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं तो सफलता की प्रबल संभावना आपके लिए बन जाती है। बैंक इत्यादि से ऋण लेना चाहते हैं, आवेदन कर रखा था तो लोन पास हो जाएगा आपका। पुराने रोगों से मुक्ति और नए रोगों के आने की संभावना, जिसमें जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, थायराइड वगैरह की परेशानी बनती है, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और किसी भी तरह के कानूनी मामले में अगर आप फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपको सफलता दिलाएगा। आइए मैं इस गोचर को जरा आपको बोर्ड पर समझा दूं। पहले तो मैं यह बता दूं कि लग्न और राशि दोनों से ही आप इस गोचर को देख रहे हैं। अब तो चूंकि हम 8वीं राशि पर आ गए हैं तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से इस गोचर को समझा रहा हूं। आपको लग्न को भी देखना है और राशि को भी। दोनों में एक बार देखने के बाद दोनों में देखिए कि दोनों में स्थिति कैसी बन रही है, और तब फिर रिजल्ट निकालिए इस गोचर का। छाया ग्रह है राहु, पापक ग्रह हैं ये, और आपके लिए कोई कारक नहीं है। लेकिन मैंने सदैव बताया है कि गोचर में आपके लिए कारक और अकारक की बात नहीं होती है। गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के वर्तमान परिस्थितियों पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में कोई बुरी स्थिति, अब देखिए कमाल की बात यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में 7.5 माफ करिएगा ढैया की स्थिति आ ही गई है, लेकिन प्रभाव इसका 23 जनवरी के बाद है। तो कहीं ना कहीं बचाव आपको मिल गया है। राहु षष्ठ भाव में जब ये गोचर करेंगे तो रोग, रिपु, ऋण इससे मुक्ति दिलाएंगे। पापक ग्रह षष्ठ भाव में बैठ करके उस भाव के दुष्प्रभाव को बढ़ाता नहीं वरन घटाता है। शत्रुओं पर आप अपने भारी पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह काल, यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा, और राजनीति में पद कद दोनों बढ़ता दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में मन चाहा हालात यह गोचर बना देता है। राहु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी।
कर्म भाव में आपके लिए सिंह राशि होने के कारण हो सकता है उच्चाधिकारी कुछ मामलों में आपसे बैर और विरोध भी रखें, इसके बावजूद वो आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्ययाधिक्य की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी वो आपके हित और हक में ही होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि धन भाव पर भी पड़ रहा है, तो धन संचित तो कम ही हो पाएगा। परंतु चूंकि धनागमन होता रहेगा, तो धनागमन होता रहे और धन संचित न भी हो तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। राहु की दृष्टि आपकी राशि से दशम पर पड़ने के कारण लग्न और राशि से पिता के स्वास्थ्य में, केतु की दृष्टि भी चतुर्थ पर होने से माता के स्वास्थ्य में, अर्थात माता और पिता दोनों के लिए आपके यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। उनके स्वास्थ्य में जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की परेशानी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की प्रबल संभावनाओं के साथ साथ कार्यक्षेत्र में भी आपके विरोधी पैदा हो जाएंगे। हो सकता है आपके खिलाफ चुगली करने वाले, आपके खिलाफ गलत कंप्लेन जाकर के कर दिया जाएगा, आपकी छवि को धूमिल किया जाएगा, ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। परंतु चूंकि राहु षष्ठ में, जैसा मैंने कहा कि शत्रुओं को शांत कर देते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलेगा पनपने का। शत्रु बढ़ते जब हैं, उनको मौका मिलता है तभी वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये शत्रुओं को ही खत्म कर देंगे, शत्रुओं को शांत कर देंगे। परंतु षष्ठ के राहु से दुर्घटना का भी विचार किया जाता है। ये राहु चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की प्रबल संभावनाओं को जन्म दिला देते हैं, तो इससे आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जहां कोर्ट कचहरी का भाव है, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर कोई समस्या है तो उससे आपका बचाव हो जाएगा, उससे आप बच जाएंगे। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं से मुक्ति दिख रही है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के गृह कलह, गृह विवाद की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। यह गोचर आपके स्वास्थ्य में कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो भ्रामक रोग जैसे नजर इत्यादि लगना। वृश्चिक राशि के जातक, आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे काम आपके बन रहे हैं, तो एक मूल मंत्र याद रखिएगा, जब तक आपका काम बन न जाए किसी से उस कार्य का जिक्र मत करिए। एक और बात, केतु साथ साथ ही परिवर्तित होंगे, तो केतु आपकी राशि से 12वें में है। 12वें का केतु कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो मोक्ष कारक 12वें में अच्छा ही फल देने के लिए जाना जाता है। आपके व्यय को वो सही दिशा देगा। चतुर्थ पर दृष्टि पड़ने से कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वरन भूमि भवन से संबंधित अगर कोई सपना है आपका, बहुत दिनों से कोई कार्य जो आप करना चाहते थे रुका हुआ था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, तो इस मामले में भी आपके लिए स्थिति अच्छी हो गई। केतु की दृष्टि षष्ठ और केतु की दृष्टि अष्टम पर होगी। अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, किस मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। यानी देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर केवल और केवल भौतिक सुख नहीं, वरन आध्यात्मिक सुखों में भी प्रगति के पथ पर ले जाता दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर कहीं ना कहीं आपका रुझान, आपकी दिलचस्पी आध्यात्मिक जीवन से है, तो यह गोचर आपके लिए सहयोगी होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर मैं बढ़िया देख रहा हूं, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां प्रबल संभावना है, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, धनागमन होगा। एक और बात आपको बता दूं कि जितने भी वृश्चिक लग्न और राशि के जातक हैं, आपके जितने भी काम जो कि केवल और केवल जुगाड़ से होते हैं, उन सभी कार्यों को आपके लिए मैं बनते हुए देख रहा हूं। चाहे वो किसी भी तरह के जुगाड़ से बने, काम बनेंगे अवश्य। वैसे तो गोचर गृहिणियों के लिए, पुरुषों के लिए या किसी के लिए भी अलग अलग नहीं होता, सबके लिए एक ही होता है। पर फिर भी अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान आपके व्यापार का विस्तार दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को विदेश से जोड़ करके अगर आप धन चाहते हैं तो दिखाई पड़ रहा है लाभ। कोई ऐसी परेशानी आपको आ गई थी, सरकारी कोई अड़चन आपके खिलाफ आ गई थी, आपके लिए आ गई थी, जिसके चलते आपका कार्य अवरोधित हो गया था, बाधित हो गया था, या सरकार से कोई समस्या या सरकार को लेकर के या लड़ाई, कानून, कोर्ट कचहरी में कोई चल रहा था कुछ, तो समझ लीजिए इन सभी मामलों में आपको राहत मिलेगी। हाँ, इन सब चक्करों में थोड़ा धन नाश अवश्य होगा, लेकिन चूंकि फायदा अगर मिल जा रहा है, धन आगमन के रास्ते खुल जा रहे हैं, तो थोड़े धन नाश का भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मान लिया जाए कि थोड़ा संचित धन द्रव्य नुकसान हो, लेकिन और बड़ा धन आने का मार्ग बन जाए, तो ये तो अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक लग्न और राशि के जातक
इस गोचर से पूरी तरह से फायदा ही उठा रहे हैं। आपको किसी भी तरह के कष्ट में मैं नहीं देख रहा हूं। यह गोचर आपको चहुं ओर से फायदा दे रहा है। अब कुछ सावधानी बरतिए। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जहां आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर रहे हैं, उचित तो यह है कि शत्रु बनाए ही ना जाएं, क्योंकि कोई ना कोई शत्रु तो ऐसा होगा कि घात प्रतिघात लगा करके कभी आपको क्षति पहुंचा दे। तो शत्रुता से दूरी बहुत आवश्यक है। शत्रु मत पैदा करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी। और सबसे जरूरी काम, अगर किसी कानूनी मसले में फंसे हैं तो जीत मिलेगी, परंतु जानबूझ करके इस गोचर काल के दौरान कानूनी मसलों में फंस जाते हैं, तब ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो आपको किसी भी तरह से देखा जाए तो कानूनी मामलों से दूर रहना चाहिए। कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसे हम गैर कानूनी कहते हैं। ऐसे चीज़ों से आप बच करके रहिए। उपाय मैं बताऊंगा, उपाय सबको बताऊंगा। कल जब मैं मीन लग्न और मीन राशि के जातकों की चर्चा करूंगा तो उपाय बताऊंगा कि कौन सा उपाय करना है। आपके लिए भी वही उपाय होगा। आप उन उपायों को करके और इस गोचर का और श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। चर्चा धनु लग्न और धनु राशि के जातकों की। 7.5 की आखिरी ढैया बाहर निकल रहे हैं अब आप इससे। और 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 8:32 पर राहु केतु परिवर्तित होंगे। और अभी जो कि आपके लिए षष्ठ और क्रमशः द्वादश में गोचर कर रहे हैं, बहुत हद तक इन्होंने आपकी सुरक्षा की। अब पंचम और एकादश भाव से संबंध बनाएंगे। मैं इसको 50-50 तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, थोड़ी चिंता तो ये मान करके चला जाए कि 50-50 बनाया जा सकता है इस गोचर को। 50-50 क्यों? क्योंकि पंचम भाव से आपके बहुत से रिश्ते जुड़े हुए हैं। ये संतान का घर है। विद्यार्थी हैं तो आपके शिक्षा का ये भाव है। आपका प्रेम है यहाँ। गर्भिणी स्त्री है तो गर्भ है यहाँ। यानी कहीं ना कहीं यह ऐसा भाव है जो बहुत हद तक आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये धर्म को भी दर्शाता है। जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है ये धर्म का भाव है, और 9वें से 9वां इस भाव के होने के कारण धर्म की विशेष विवेचना इस भाव से होती है। इस भाव में राहु का होना थोड़ी चिंता को दर्शाता है। 50-50 मुझे इसलिए कहना पड़ा, अन्यथा राहु को आज के इस परिवेश में, इस भौतिक युग में जहां हम केवल और केवल अपने ज्ञान का इस्तेमाल ही सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले को क्षति हो, नुकसान हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा हित हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह गोचर अत्यंत अनुकूल है। आर्थिक क्षेत्र में ये कोई विशेष नुकसान देने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि मैंने कहा कि धर्म का विशेष विचार इस भाव से होगा, 9वें से 9वां है ये, तो उस हिसाब से ये बड़ा नुकसान है, एक बड़ी क्षति है। फिर भी लेन देन के मामले में आपको जरा सावधान रहना होगा, अन्यथा धन हानि होगी। प्रेमी से विवाद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेमी की भावनाओं को आप या तो समझ ना पाएं या कहीं ना कहीं आप दिल की जगह दिमाग का प्रयोग करेंगे, फलस्वरूप मतभेद तो होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर कुछ ऐसा होगा जहां पढ़ाई में हर तरह की चुनौती, बाधा, परेशानी, ध्यान का भटकना, कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। सबसे पहले बता दूं, धनुलग्न और धनुराशि के जातकों के लिए यह जो गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छा या बुरा जानने से पहले तो आप सुन रहे होंगे तो आप जान गए होंगे, आपको लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखना है। अगर आप धनु लग्न और धनु राशि दोनों के हैं तब तो बात ही यही, आपको यही एक राशिफल देखना है। लेकिन अगर आपका लग्न कोई और है, राशि आपकी धनु है, तो आपको दोनों देखना है और दोनों का एक साथ अनुपात निकालना है। एक अच्छा है या एक बुरा, या दोनों अच्छा है या दोनों खराब। दोनों भी खराब है तब भी राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है, परंतु आपको अपनी जन्म कुंडली पहले देखनी होगी। जन्म कुंडली में वर्तमान समय में दशा कौन सी चल रही है। जन्म कुंडली में कहीं कोई मारक दशा तो नहीं चल रही। शनि की 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, ये बात तो तय है। राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली में बहुत पीड़ित अवस्था में तो नहीं है। अगर राहु और केतु पीड़ित अवस्था में हैं तब थोड़ी चिंता की बात है। यह गोचर कहीं ना कहीं आपको कष्ट और परेशानी दे देगा। लेकिन अगर राहु और केतु बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं है, जन्म कुंडली में आपके कोई विशेष बुरी दशा नहीं चल रही है, तब इस गोचर से डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए मैं समझाता हूं इस गोचर के बारे में। आज चूंकि जब
यहां नवम भाव से संबंधित राहु की चर्चा मेरी आई थी, तो मैंने राहु को यहां ठीक ही कहा था। क्यों? क्योंकि आज के इस परिवेश में हम आध्यात्मिक तल पर कम, केवल और केवल भौतिक तल पर जी रहे हैं। भौतिक, ये ज्ञान है, ये बुद्धि है। आज इस परिवेश में राहु कौन है? राहु भ्रम है, शनिवत राहु, पापग्रह, अत्यंत पापग्रह। ये पंचम में जाकर के व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित करता है। जब मुझ में और आप में कोई भेद नहीं और तब भी मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम भ्रमित बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि हम आध्यात्मिक तल पर जी रहे हैं, अन्यथा ये देखा जाए तो पंचम भाव नवम से नवम होने के कारण मूलतः धर्म को दर्शाता है। इस भाव में पापग्रह का होना बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। ये धार्मिक उन्नति को बाधित कर देगा। और संतान अगर आपकी है तो संतति को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी, संतान की शिक्षा बाधित होने लगेगी, संतान का गलत मार्ग पर जाना, गलत कार्य करना, गलत खान पान सीख लेना, आपको भी पेट से संबंधित परेशानियों का होना, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस की संभावना, आपको पेट से संबंधित परेशानी का होना। प्रेम के क्षेत्र में राहु का यहां गोचर करना ठीक नहीं कहा जा सकता। प्रेम के संबंध में यह परेशानी उत्पन्न कर देता है, प्रेम के संबंध में भटकाव या प्रेमी से धोखा मिलने की प्रबल संभावना। आप भी दें, सामने वाला भी आपको दे दे, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं, यानी परेशानी। शिक्षा तो पूरी तरह से विद्यार्थियों की कमजोर होगी ही। अब यहां देखें तो राहु की दृष्टि नवम पर, राहु की दृष्टि लाभ और राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर। केतु के साथ आइए, केतु पराक्रम को, पंचम और सप्तम को। एक भ्रमित बुद्धि वाला व्यक्ति खूब धन अर्जित कर ले, हो सकता है वो धर्म का की खूब निंदा कर ले, वो कहे कि धर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब कोई कब करेगा? जब वो स्वयं ही भ्रमित स्थिति में होगा। क्योंकि जो जानकार है, जो समझदार है, वो जानता है कि सत्य पथ पर चलना क्या है, धर्म के मार्ग पर चलना क्या है। वो भ्रामक ऐसी बात नहीं कहेगा। केतु यही करेंगे, रिश्ते खराब करेंगे, संतान से दूर करेंगे, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी और मतभेद की स्थिति आएगी। यानी कुल मिलाकर के धनुलग्न और धनुराशि के जातकों के लिए अच्छा क्या है? अच्छा है, पैसा आएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप निवेश करें तो धनागमन होगा। नए व्यापार की तरफ भी जाते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप करिए। रिश्तों को अपने जीवन से हटाकर और धन के लिए जितना बड़े से बड़ा आप सोच सकते हो। क्योंकि देखिए, अभी धनु राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो बीते दिनों में 7.5 ने आपको परेशान किया है। कहीं ना कहीं आप परेशान तो हैं, चाहे वो धन से परेशान हो, रिश्तों से परेशान हो, हर तरफ से परेशानी कुछ मामलों में तो आपको है या ज्यादातर मामलों में है। अब ये जो राहु की दशा है आपको लाभ के मार्ग तो खोल देगी, लाभ आपको मिलने वाला है। तो लाभ मिलेगा तो संभव है, बहुत हद तक संभावना है कि आप बाकी सारी बातों को भूलकर सिर्फ यही कहेंगे कि ठीक है, इस समय तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे सारे काम बंद पड़े हैं, मुझे केवल और केवल पैसा चाहिए। ठीक, आपको पैसा चाहिए, आप आगे बढ़िए, दौड़ लगाइए। आपका दिमाग इतना तीव्र काम करेगा, कुचक्र जिसे कहते हैं चलाना, 2 में 2 जोड़कर के 8 बनाना, अब ये आप कर सकते हैं। आपको यहां से मौका मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा, मैंने 50-50 कहा था, इसलिए कहा था कि अगर हम अब भी लाभ ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो परेशानी का मार्ग बनेगा। लेकिन अगर अभी हम धर्मपथ को नहीं छोड़ते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, सही मार्ग पर चलते हुए धन कमाना चाहते हैं, तो फिर इस गोचर से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। 50-50 है, फिर हम बहुत हद तक बच जाएंगे। आने वाले समय में हमें किसी तरह की परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी तो निर्णय आपके हाथ में है। धनु लग्न के जातकों को सबसे पहले तो 2-3 बातें मैं बता देता हूं। कोई भी गैर कानूनी काम करने से बचना है। जीवन साथी का अपमान न करिए, यही बात प्रेम संबंध में भी लागू करिए। प्रेमी के लिए प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, प्रेमी का अपमान मत करिए। इस गोचर काल के दौरान आप किसी को धोखा दे न दें, आपको धोखा अवश्य मिलेगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी शिक्षा बाधित होती दिखाई पड़ रही है। पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा परेशानी उत्पन्न होगी, पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं होने वाली है। और
जो लोग धार्मिक क्षेत्र में हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़कर के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर कुछ ऐसा ही है कि आपके अंदर उन्माद उत्पन्न कर दे, पथ भ्रष्ट आपको करे, गलत दिशा में ले जाए। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं वो निवेश करें, बड़े से बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, निवेश से आपको लाभ मिलने वाला है। धनागमन के रास्ते बने रहेंगे, कहीं पैसा डूबा हुआ था वो पैसा आ सकता है, कोई बड़ी व्यापारिक डील है वो डील हो सकती है। विदेश से जुड़कर के धनागमन के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो धनागमन आपके लिए संभव दिखाई पड़ रहा है। तो पैसे तो मिलेंगे। राहु और केतु गर्भ खराब नहीं करते, मूलतः गर्भ जलाने का काम सूर्य और मंगल का है, विशेषकर सूर्य का, लेकिन राहु और केतु के भी यहां संबंध से कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होने लगती है। गर्भगत शिशु को कोई उसके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो ये सावधानी जरूर बरतें। चूंकि ये 18 माह का समय है तो ये मना करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिनके लिए देर हो रहा हो उनके लिए तो तुरंत ही होगा, विशेष करके जो धनु लग्न और राशि की महिलाएं होंगी। अगर उम्र उनकी बढ़ रही होगी तो उनको मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं सलाह यही दूंगा कि इस गोचर काल के दौरान गर्भाधान से आप बचें। सावधानी बहुत जरूरी है। लाभ मिलेगा सो आप आगे बढ़िए, धर्मपथ पर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उपाय बताऊंगा कल जब मीन लग्न और मीन राशि की चर्चा करूंगा, उन उपायों का पालन अवश्य करिएगा और पथभ्रष्ट होने से बचिएगा। गलत खान पान से आप पेट के रोगी हो जाएंगे, तो खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, सोच पर नियंत्रण और सन्मार्ग पर चलना, फिर इस गोचर से आप ज्यादा लाभ उठा पाएंगे और आने वाले समय में भी कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 3 लग्न और 3 राशि के जातकों की हमने बृहद चर्चा विश्लेषण इनका किया। अब 3 और बाकी हैं जिनकी चर्चा हम कल करके इस गोचर को पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।